हमारा जो नया टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड के लिए वो है केमिकल काइनेटिक्स। ये सबसे टफेस्ट चैप्टर में से गिना जाता है 12th स्टैंडर्ड के लिए कि इसको जब अपन पढ़ें तो कुछ बेसिक चीज़ों को, जैसे अपन कहते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम, इन चीज़ों का यूज़ करना है चैप्टर के अंदर। काइनेटिक्स शब्द सुन के ये समझ में आता है कि एक ऐसा टॉपिक है जो हमको मूवमेंट के बारे में बताएगा। किसी रिएक्शन का मूवमेंट कैसे होता है, रिएक्शन प्रोसीड होते समय उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने में। बहुत सारी मैथमेटिक्स होगी और लॉ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनका मल्टीपल यूज़ होगा और उसके आधार पे कैलकुलेशन सॉल्व होंगे। 12th स्टैंडर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दोनों में केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो बहुत सीरियसली इसको सीखने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो हमको ये बताती है कि रिएक्शन की रेट क्या है, रिएक्शन कैसे हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, मॉडरेट है, और इस रिएक्शन को प्रोसीड होते समय कौन कौन से फैक्टर हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, और इनको प्रोसीड होने में जो मैथमेटिक्स है उसको कैसे कोरिलेट करके स्टडी कर सकते हैं, वही सब पूरा काइनेटिक्स में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले होता है शब्द जो आया आपका, वो है रेट। तो लास्ट ईयर आपने 11th में इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। यहाँ पर जब रेट पढ़ते हैं तो हम इसको बेसिकली ये समझ सकते हैं कि जब कोई रिएक्शन होगी तो तय रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, और टाइम अभी हम ये कहते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हुई है। रिएक्शन शुरू हो गई तो स्वाभाविक है रिएक्टेंट 100% है और प्रोडक्ट अभी नहीं है। एज द रिएक्शन मूव, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिरता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बोलेंगे कि यह जो रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट अपियर हो रहा है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिसअपियर हुआ कितने टाइम में हुआ, इन दोनों का जो रेशियो है वो रिएक्शन की रेट है। या फिर प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है या प्रोडक्ट का अपीयरेंस जो हो रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो यही रेट है। तो रेट को जनरल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। अब हम जब इसको बोलते हैं कि यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में समझाओ, तो हम बोलते हैं कि अगर मैं इस रेट को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में समझाना चाहता हूँ तो जो रेट होगी वो होगी इंक्रीज की डिक्रीज। तो आप बोलोगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, ये कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्टेंट। और यही चीज प्रोडक्ट में होगा तो हम बोलेंगे डिक्रीज की जगह इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो ये तो जनरल लैंग्वेज हुई कि रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में जितना घट रहा है उन दोनों का रेशियो रेट है, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में जो बढ़ रहा है तो इनका रेशियो रेट है। अब जब ये हमको मालूम है कि रेट को जनरली एक्सप्लेन कैसे करना है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन बेस्ड हो गई, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें। तो अब आपको ये समझना होगा कि कंसंट्रेशन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो इसके लिए जो बेसिक 3 रूल अप्लाई होते हैं जिनको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। तो उन 3 रूल में से पहले 2 रूल की बात करें
तो पहला रूल तो ये हो जाता है कि जब हम किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करना होता है, वेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट अबाउट द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही चीज़ जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो नेचुरल है पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती और वो एज्यूम है कि पॉजिटिव साइन है, और वो ये बताता है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है रेट। अगर हम ये बोले कि रेट का मतलब हमने जनरल लैंग्वेज में बोला कि यार कंसंट्रेशन में चेंज है और टाइम है, और आप सब जानते हो कि कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। यहाँ पर हम सेकंड एज्यूम कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मिनट आवर्स कुछ भी होगा, अभी हम सेकंड पे चल रहे हैं। तो जनरली रेट की जो यूनिट आएगी वो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। तो जनरली रेट की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं पर अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में है या गैसियस कंपोनेंट की रिएक्शन हो रही है, तब ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पर हम प्रेशर टर्म का यूज़ कर लें। तो जब हम प्रेशर टर्म का यूज़ करेंगे तो गैसियस रिएक्शन के लिए हम ये बोलेंगे कि प्रेशर में जो चेंज आया है अपॉन टाइम। अब स्वाभाविक है जब प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अपॉन टाइम यूनिट सेकंड, यानी एटीएम सेकंड इनवर्स। तो जनरली जब कोई रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी रेट क्या जो यूनिट आएगी वो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। लेकिन यही रिएक्शन अगर गैसियस फेज में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसकी यूनिट हमेशा एटीएम पर सेकंड होगी। अब ये यूनिट्स के बारे में जब आप जान जाते हो तो फिर अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यार इस रिएक्शन को जब हम कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमको ये तो मालूम हो गया कि यार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नेगेटिव साइन के साथ और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच इसमें लाएं और मैथमेटिकली इसको लैब में ग्राफ पेपर के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले ये रेट कितने तरह की हो सकती है। तो आपके हिसाब से आपको जो सिलेबस में रिकमेंडेड है उसमें रेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को कहते हैं इंस्टैंटेनियस रेट और दूसरे को कहते हैं एवरेज रेट। इंस्टैंटेनियस रेट का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कोई अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो इंस्टैंटेनियस रेट है। लेट मैं कहूँ कि एक रिएक्शन हो रही है और मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट किया और मैं आपको बोलूँ कि यार 5th सेकंड की रेट कितनी है, एक पर्टिकुलर 5th सेकंड की रेट कितनी है, तो आप बोलोगे ये तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए पूछ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम जो रेट रिप्रेजेंटेशन देंगे वो इंस्टैंटेनियस रेट होगी। क्लियर। अब यही मैं अगर आपसे कह दूँ कि यार ऐसा करना है कि मेरे को 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच का रेट समझाओ कितना वैल्यू आएगी, तो आप बोलोगे कि इसमें 2 टाइम इंटरवल का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 टाइम इंटरवल का यूज़ हो रहा है तो 2 कंसंट्रेशन वैल्यूज़ के हिसाब से जो रेट का कैलकुलेशन होगा वो एवरेज रेट कहलाएगा। तो किसी भी रिएक्शन की रेट रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके हैं, एक इंस्टैंटेनियस रेट और दूसरा उसका एवरेज रेट। क्लियर। अब इसमें ये तो मालूम हो गया कि इंस्टैंटेनियस और एवरेज रेट है। पहले हम पहली रेट के बारे में सीखें कि आखिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि यार मैं तुम्हें पहले इंस्टैंटेनियस रेट के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ और इसके बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक है शब्दों से तो ये क्लियर हो गया कि ये रेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिप्रेजेंट होगी। अब इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं जब ये कहूँगा कि इंस्टैंटेनियस रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को समझाने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप याद करो इक्विलिब्रियम में जब आप पढ़ते हो तो इक्विलिब्रियम में आपको ये मालूम है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बढ़ेगा कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट लगातार घटेगा।
और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो लगातार बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा विद द टाइम और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा विद द टाइम। तो अगर मैं ये कहूँ कि लेट मान लो ये रिएक्टेंट के लिए वाई एक्सियल कर्व खींच रहा हूँ और इसमें मैं वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहा हूँ सेकेंड। अब मैं ये कहता हूँ कि यार जब टाइम 0 था तो अपनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मैक्सिमम थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन घटता जाएगा और कंसंट्रेशन घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा और एक टाइम आएगा कि जब टाइम अपनी मैक्सिमम लिमिट पे जाएगा तो कंसंट्रेशन अपनी मिनिमम लिमिट पे आएगा। तो रिएक्टेंट के लिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इस कर्व का यूज़ कर रहे होते हैं और इस कर्व के अकॉर्डिंग हमको ये तो मालूम हो गया कि विद द टाइम कंसंट्रेशन घट रहा है। अब मैं ये कहूँ कि यार इस ग्राफ में हम रेट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक स्लोप चाहिए और स्लोप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आएगा वो टेंजेंट होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा और टेन थीटा जो है उसी को हम स्लोप एज्यूम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्केल रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और इस ग्राफ की जो मैक्सिमम डेप्थ है, जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी स्केल वहाँ पे टच कर जाएगी, जहाँ पे टच कर गई उस पॉइंट को पी एज्यूम कर लेता हूँ और यहाँ से स्केल लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करा के। ऐसा करने से मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है, आपको दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में मैं इसको O मान लेता हूँ पॉइंट, इसको A पॉइंट मान लेता हूँ, इसको B पॉइंट मान लेता हूँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो रेट होगा वो dc/dt होगा। यहाँ पे दो बातें कि dc/dt यानी फाइन टाइम इंटरवल और फाइन कंसंट्रेशन, बहुत थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बहुत छोटा टाइम के बीच का एक रेशियो है, वो रिप्रेजेंट करने का लैंग्वेज है कि इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोलोगे dc/dt। दूसरा, हमारा ये रिएक्टेंट का एक्सप्रेशन है इसलिए इसमें माइनस साइन कंपलसरी। क्यों? क्योंकि विद द टाइम कंसंट्रेशन जो है लगातार घट रहा है। इज इक्वल टू, हमेशा आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ और ये स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू टेन थीटा। तो जनरल एक्सपीरियंस में हम जब रेट एक्सप्रेशन करते हैं वो भी इंस्टेंटेनियस रेट और वो एक रिएक्टेंट के लिए, तो उस रिएक्टेंट का रेट एक्सप्रेशन हमें मिला कि जो रेट आएगा वो -dc/dt होगा। अब मैं ये कहूँ कि चलो मैं इस एक्सिस में टाइम ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड्स और कंसंट्रेशन ले लेता हूँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एक्सेट्रा। ये कंसंट्रेशन ले लिया। अब आप कहो कि ऐसा है कि मुझे फोर्थ सेकंड की, पर्टिकुलर फोर्थ सेकंड की रेट निकाल के दिखाओ। तो आपने एक्सपेरिमेंट करके ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आप फोर्थ सेकंड की अगर रेट बताना चाहते हो तो आप बोलोगे अब मैं फोर्थ सेकंड से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँगा और उसको जब वो कर्व से टच कर जाएगा वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेट मान लो यहाँ पर आई और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे 0.16 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। क्लियर? तब आप बोलोगे कि इस ग्राफ में फोर्थ सेकंड की जो रेट है वो है -0.16/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसकी रेट आ गई। यानी इस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है, इंस्टेंटेनियस रेट फॉर फोर्थ सेकंड, ये प्रोसीजर होगा सॉल्व करने का। फिफ्थ, सिक्स, जिस सेकंड के लिए करना चाहो। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के न्यूमेरिकल जो होते हैं वो ग्राफिकल मोड में दिए जाते हैं। ग्राफ रहेगा,
तो आप बहुत इजीली स्केल का यूज़ करके अगर आपको कोई ग्राफ बना है तो 4th सेकेंड 5th सेकेंड और कर्व में आपको ट्रायंगल या स्ट्रेट लाइन पहले एज्यूम करना होगा और फिर उसके बाद उसको दोनों एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेना है तो आपको वैल्यूज़ मिलेगी और उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे फार्मूले में। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिएक्टेंट के लिए है इसलिए माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब माइनस साइन के साथ जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो अल्टीमेटली आपको खुद ही मालूम हो गया कि रिएक्टेंट के लिए। अब इसी को अगर मैं प्रोडक्ट के लिए रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो आप बोलोगे यार प्रोडक्ट के लिए अगर मैं ग्राफ खींचूँ तो ये कंसंट्रेशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। क्लियर? अब बोलोगे यार जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, तो जब बढ़ता जाता है तो आप बोलोगे जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया। जब आपको ये मालूम हो गया कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो अब इसमें वही चीज़ फिर से फॉलो करना है। बोले यार इसमें मैक्सिमम डेप्थ, तो इसकी मैक्सिमम हाइट पता कर लिया और मैक्सिमम हाइट पता करने के बाद एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और इस ट्रायंगल को भी मैंने OAB एक्सिस ट्रायंगल एज्यूम कर लिया और इसमें भी आप वही बोलोगे कि यार इस रिएक्शन की जो रेट आएगी वो इज इक्वल टू dc/dt होगी। क्या माइनस लगाना है? नहीं, ये प्रोडक्ट का रेट है और प्रोडक्ट का रेट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इक्वल टू बोले यार स्लोप होगा और इज इक्वल टू tan थीटा होगा। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट को फॉलो करना है, इसमें भी वही सब कुछ होगा। बस अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लाइक तो मैं ये कहूँ कि यार 5वें सेकंड का रेट बताओ तो आप वही चीज़ करोगे और लाइट यहाँ पे आया और ये 0.25 मोल पर लीटर है तो आपने सॉल्व किया और बोला यार 0.25/5 एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए और आपको आंसर आया 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक्स में जब हम रेट रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो रेट रिप्रेजेंटेशन करते समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रेट को जो ग्राफ के मोड में रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसा होता है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन अगर इसकी समझ नहीं है तो आगे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो आप थोड़ा सा बुक में इसको देखेंगे और आपको ये क्लियर होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी ज़रूर दिए हैं लेकिन अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इसकी समझ को आपको लेके ही आगे बढ़ना होगा। क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सेकेंडरी फैक्टर। क्लियर? अब आप जब एवरेज रेट की बात करते हो तो जब आपको इंस्टेंटेनियस बनता है तो इसी इंस्टेंटेनियस रेट में आप एवरेज रेट को पढ़ाई करते हैं और एवरेज रेट में एज इट इज़ सब कुछ यही होगा, बाकी कुछ अंतर नहीं आएगा। बस आपके पास अब क्या होने वाला है कि 2 टाइम इंटरवल होंगे और 2 कंसंट्रेशन होगी और उसके आधार पे आप एवरेज रेट का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब आप ये तो जान गए इंस्टेंटेनियस रेट आपको क्लियर है। अब इंस्टेंटेनियस रेट जब आपको बनती है तो एवरेज रेट कैसे बनता है? तो सेकंड रेट है हमारा एवरेज रेट। एवरेज सुन के ही आपको मालूम हो जाता है कि अब 2 टाइम इंटरवल होंगे और उन्हीं के आधार पर पूरे कैलकुलेशन होंगे। अब ये 2 टाइम इंटरवल के आधार पर जब कैलकुलेशन करेंगे एवरेज रेट अपने आप मालूम हो जाएगी। तो बहुत सरल है। पहला चीज़ ये कि जब हम एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो dc/dt को यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बोलते हैं ΔC/ΔT यानी C2 - C1/T2 - T1। मतलब ये है कि 2 कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपॉन 2 टाइम इंटरवल, 2 टाइम का डिफरेंस इन टाइम इंटरवल वेयर C2 इज हायर कंसंट्रेशन एंड C1 इज लोअर कंसंट्रेशन। तो इसके आधार पे आप कैलकुलेशन कर पाते हो कि इंस्टेंटेनियस रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय dc/dt वेयर द एवरेज रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ΔC/ΔT फॉर 2 टाइम इंटरवल। अब जब आपको ये मालूम है तो सब कुछ वही होगा, वही ग्राफ बनेगा, वही तरीका होगा, वही स्लोप आएगा और ट्रायंगल बना के आप tan थीटा निकाल के वही सब कुछ समझाओगे। अब जब आपको ये सब मालूम है
तो आप यहाँ पे वही चीज़ करोगे। फिर कोई कहता है यार कि मेरे को 4th और 6th सेकंड के बीच का रेट बताओ, तो आप फिर वही बोलोगे यार इसको मैं पहले वर्टिकल लाइन खींच लेता हूँ, ये 4th सेकंड की वैल्यू मालूम हो गई और ये 6th सेकंड की वैल्यू मालूम हो गई, तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो 4th सेकंड की वैल्यू है 0.12 है, एज्यूम कर लेता हूँ, और जो 6th सेकंड है उस 6th सेकंड की वैल्यू में 0.12 मालूम हुई है और 4th सेकंड की वैल्यू 0.24 है। लेट ग्राफिकली वैल्यू एज्यूम करके चलते हैं। अब जब ये वैल्यू मालूम हुई तो आप बोलोगे कि रेट इज इक्वल टू हायर कंसंट्रेशन इज 0.24 माइनस लोअर कंसंट्रेशन इज 0.12। ये मैंने वैल्यू एज्यूम की है, बाकी क्वेश्चन में जो ग्राफिकली वैल्यू दी होंगी वो आप समझोगे। अपॉन कौन कौन सा टाइम, बोले यार T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 6 माइनस T1 कितना है, बोले यार T1 की वैल्यू वो 6 माइनस 4, ये कर लिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि 4th सेकंड और 6th सेकंड के बीच का रेट आपने को कैलकुलेट करना है। तो जब आप 4th और 6th सेकंड की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे C2 माइनस C1 है। जनरली C2 इज हायर कंसेंट्रेशन एंड C1 इज लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन आप देखो कि अगर 4th सेकंड जो हम वैल्यू लेके चल रहे हैं तो वो तो T1 है, क्लियर। तो 4th सेकंड पर जो कंसेंट्रेशन आएगा वो C1 होगा। तो यहाँ पे यही पे ध्यान देना है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में तो हम यही मान के चलेंगे कि C2 माइनस C1 है तो C2 इज हायर एंड C1 इज लोअर, लेकिन यहाँ पर 4th सेकंड पे वैल्यू मुझे मिल रही है क्या 0.24 और 6th सेकंड की वैल्यू मिल रही है 0.12। 4th इज द T1, 4 इज द T1, तो T1 पे मुझे मिल रहा है C1 और C1 कितना है 0.24। तो बस यहाँ पर ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, यहाँ 0.12 यहाँ पे 0.24 होगा। इससे होगा क्या कि वैल्यू हमेशा सॉल्व करने पे नेगेटिव ही आएगी अपने आप। अब पहले से ही नेगेटिव लगाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले से नेगेटिव लगा दो और फिर C1 C2 की वैल्यू एज्यूम करके रखोगे तो भी वही आएगा। तो आप बोलोगे यार ये 0.12 अभी माइनस में है अपॉन 2, बाकी आप सॉल्व करोगे तो 0.06 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू मिल गई एवरेज रेट 4th और 6th सेकंड दो टाइम इंटरवल के लिए। तो आपने रिएक्टेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट एज्यूम करके पढ़ाई शुरू की वही सेम कंसेप्ट आप प्रोडक्ट पे लोगे, यहाँ भी वही होगा। बोले एवरेज रेट निकालना है तो आप बोलोगे एवरेज रेट इज इक्वल टू बाई C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। डायरेक्ट जो भी ग्राफिकल वैल्यू दी होगी उस ग्राफिकल वैल्यू को आप रखोगे और उसके आधार पे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये दो तरह का रेट एक्सप्रेशन होता है। ये शुरू में आपके बुक में काफ़ी ग्राफ बना के इनको समझाया गया है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिखता जरूर है कि यार कठिन है। आगे बात करें इसमें तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको शुरुआत में बुक्स में जो फर्स्ट 2 पेज हैं उसमें ये समझाया है कि यार जो काइनेटिक्स है उस रेट के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। अब जब आप रेट के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे होते हो तो आपको ये भी मालूम हो गया है कि यार रेट क्या है, फिर आपको ये भी मालूम हो गया कि रेट दो तरह की है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। आप किसी भी रेट फैक्टर को लेके चलो और उस रेट फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करते हो तो आपको 3 तरह की रिएक्शंस काइनेटिक्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर काइनेटिक्स शब्द मैं जब बोल रहा हूँ तो आप एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको 3 तरह की रिएक्शन मिलती है। कैसे? तो आप एक सिंपल सी बात ध्यान दो, जैसे मैं कहूँ कि कोई एक रिएक्शन हो रही है जो बहुत इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो रही है, वेरी फास्ट रिएक्शन हो रही है, तो आप बोलोगे यार ऐसी रिएक्शन तो फास्ट रिएक्शन कैटेगरी में कहलाएगी। अब ये फास्ट रिएक्शन इतना इंस्टेंट होती है कि इनका ऑब्जर्वेशन हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते। जब इन रिएक्शंस को ऑब्जर्वेशन हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते तो स्वाभाविक बात है ऐसे रिएक्शन की स्टडी हम काइनेटिक्स पे नहीं करते। ठीक है। अब ये वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में बहुत सारी रिएक्शन है वो वेरी फास्ट है। ठीक है। मोस्टली जो आयनिक रिएक्शन होती है,
आयनिक रिएक्शन का मतलब कि जिसमें कोई साल्ट है, एसिड बेस है, इनकी रिएक्शन हो रही है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, आयंस का आपस में साल्ट जो है वो साल्ट का इंटरफॉर्म हो रहा है, एक नया साल्ट बन रहा है, जहाँ पे अपन बोले आयंस बने हैं, जैसे कि AgCl है, सिल्वर नाइट्रेट है, इनकी किसी की आपस में रिएक्शन हो रही है। तो आप बोलोगे यार दीज आर द आयनिक रिएक्शन, यानी मोस्टली एस ब्लॉक की मेटल्स के जो कंपाउंड है, एसिड बेस वगैरह की जो रिएक्शन है वो आयनिक रिएक्शन कैटेगरी में आ जाएगी, और वो हम फास्ट रिएक्शन में रखेंगे। और वो इस तरह की रिएक्शंस का प्रैक्टिकल एनालिसिस ना हो पाने के कारण हम इनकी स्टडी काइनेटिक्स में नहीं करते। क्लियर। दूसरी तरह की रिएक्शन होती हैं जो बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमी होती है। इनको होने में कई दिन लग सकते हैं, वीक्स लग सकते हैं, मंथ लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं। ऐसी रिएक्शंस को आप कैसे पॉसिबल है कि लैब में स्टडी कर सकते हो? जैसे मैं हूँ रस्टिंग। अब एक आयरन की रॉड है, उसमें रस्टिंग प्रोसेस होने में लॉन्ग टाइम लगेगा। अब इस ऐसी रिएक्शन की आप स्टडी लैब में नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन जो होती हैं वो वेरी स्लो रेट है उनकी, और इनकी रिएक्शंस की स्टडी हम लैब में नहीं कर सकते। तो कोरोजन, रस्टिंग, इस तरह की प्रोसेस को काइनेटिक्स में शामिल नहीं किया गया है। अब बचा क्या? अब बचा वो जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में और 12th में भी, या बहुत सारी रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, वो सब कुछ जो है वो मॉडरेट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन फाइनाइट टाइम में होती हैं, एक निश्चित टाइम पे होती हैं, और उसका आप कैलकुलेशन लैब में प्रैक्टिकल एनालिसिस ग्राफिकल मोड में कर सकते हो। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन बहुत सारी हैं। टिपिकली जो आपको यूज़ करनी है वो इक्विलिब्रियम में जो आपने ज़्यादातर रिएक्शन पढ़ा है वो इक्विलिब्रियम साइन को आप हटा दीजिए, और नॉन आयनिक रिएक्शन, और उनको सबको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको H2+O2, H2+Cl2 HCl, H2+Br2 HBr, H2+I2HI, आपने कहा N2+O2 2NO, 2NO+O2NO, 2SO2+O2SO3, ये टिपिकल रिएक्शंस है जो यूज़ होती हैं। इसके अलावा N2+3H2 अमोनिया, ये यूज़ हो सकती है, इसका बहुत यूज़ होगा। ऑर्गेनिक में जो आपने पढ़ा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, वो सब आएंगे। 12th ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शन है जो इसमें आएंगे। तो आपको अभी ये टेंशन नहीं लेना है कि आपको रिएक्शन रखनी है, ये नहीं, ये एक इंट्रोडक्शन है कि आपको जब चैप्टर में जा रहे हो तो आपको कौन सी रिएक्शन काइनेटिक्स में आपको स्टडी करनी होती है और कौन सी रिएक्शन काइनेटिक्स में शामिल नहीं होती है। तो ये यूजलेस है कि आप इसमें परेशान हो कि कौन सी रिएक्शन होगी। लेकिन जब जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे, पढ़ते पढ़ते आपको ये क्लियर होता जाएगा कि मुझे कौन सी रिएक्शन पढ़नी है और कौन सी रिएक्शन छोड़नी है। क्लियर। तो अभी इसमें टेंशन नहीं लेना है कि यार मैं काइनेटिक्स में कौन सी रिएक्शन को रटूँ और कौन सी को नहीं। क्लियर होगी बात? चलिए, अब जब आपको ये मालूम है कि यार मुझे काइनेटिक्स की स्टडी करना है और रेट के बारे में मैं जानता हूँ, रेट एक्सप्रेशन मैं कर पाता हूँ, तो रेट एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है इसके लिए एक रूल बनाया गया, और उसी रूल के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आगे बढ़ता है। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेट एक्सप्रेशन। जब लॉ ऑफ रेट एक्सप्रेशन कहा जाता है तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो इसकी क्या टर्म्स हैं, क्या लैंग्वेजेस हैं, तो आपको वो देखना होगा। तो लॉ ऑफ रेट एक्सप्रेशन के 3 कंसेप्ट होते हैं, 3 स्टेटमेंट हैं। अब इन तीनों स्टेटमेंट को आपको सीखना है। आपने 2 स्टेटमेंट ऑलरेडी सीख रखे हैं, थर्ड वन आपको जानना है। तो पहले 2 कौन से थे? तो पहले 2 आपको मालूम हो गए कि यार किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में घटता जाता है। इसलिए जब भी मैं रिएक्टेंट के रेट को एक्सप्रेस करूंगा तो हमेशा विद द नेगेटिव साइन ही एक्सप्रेस करूंगा। क्लियर। दूसरा इसका अपोजिट कि ड्यूरिंग द रिएक्शन सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद द टाइम इंटरवल, therefore the rate of the product is always expressed with the positive sign, since positive is not mentioned, generally mentioned in the equation. So you should know that about the value is given in positive with the positive sign.
तो आपको पॉजिटिव साइन जरूरी नहीं है लगाना, नेगेटिव तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। तीसरा जो रूल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अब कैसे कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको लॉ ऑफ मास एक्शन जो 11th में आपने इक्विलिब्रियम में सीखा है वो रूल जानते हैं आप, और उसमें आपने देखा था कि रेट जो होती है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को बताता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट is always directly proportional to the product of concentration of reactant molecules, and if in the balanced equation their number of moles are expressed, then these numbers are raised to the power of the concentration. वहाँ पर हम क्या करते थे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते जाते थे जितने टाइम्स वो होता था। यहाँ पर आपको प्रिकॉशनरी ये ध्यान देना होगा कि मेरे पास A + B = C अगर रिएक्शन है तो मुझे रेट कैलकुलेशन करने के लिए इन तीनों को इक्विवेलेंट करना होगा, बराबर रेट करनी होगी, तभी तो लेफ्ट हैंड = राइट हैंड का इक्वेशन बन पाएगा और मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो तीसरा रूल ये है कि जब किसी रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन करना हो तो बैलेंस्ड इक्वेशन के जो स्टैक्योमेट्रिक रेशियो होते हैं, यानी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पहले लिखे होते हैं, उन नंबर को रेट इक्वेशन में डिवाइड करना है। सुना आपने क्या कि ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ एनी रिएक्शन द स्टैक्योमेट्रिक वैल्यूज या कॉन्स्टेंट्स or the number of moles given before the molecule in the balanced equation should divided in the rate expression. किसी भी रिएक्शन में रेट को बराबर करने के लिए हमको उस रिएक्शन में बैलेंस्ड इक्वेशन में जो स्टैक्योमेट्रिक रेशियो या नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उन नंबर ऑफ मोल्स को रेट एक्सप्रेशन में डिवाइड करना होगा। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन का जो रेट वैल्यू आएगी वो हमेशा बराबर होगी और उसी के आधार पर फिर कैलकुलेशन होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि रेट एक्सप्रेशन का ये 3 रूल है। अब इसको एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक रिएक्शन हो रही है A + B = C। अब आप इस इक्वेशन को देखो, ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, काल्पनिक है। इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन में कोई स्टैक्योमेट्रिक रेशियो नहीं है, कोई मोलर नंबर अलग से नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 2 रूल्स का यूज करना होगा, थर्ड रूल का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं है, सब इक्वल है। तो आप बोलोगे यहाँ पर -d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। अब मुझे लगता है कि आप सबको ये क्लियर होगा 11th में जब हम पढ़ते हैं एक्टिव मास, तो जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, उसी को एक्टिव मास कहते हैं। एंड एक्टिव मास ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, याद है आपको? तो जब आप एक्टिव मास रिप्रेजेंट करते हो तो वो कहलाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, और वो कहलाता है मोलर मास, और उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मैं कहूँ कि यार कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हुआ लैंग्वेज। अब एक बंदा बोलेगा ओके दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आप ये जानते हो कि आपने 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो आपको मालूम है कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे -dA/dt, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है तो विद द माइनस, और ये -dB/dt क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू क्या माइनस लगाना है? बोले ना, ये तो प्रोडक्ट है, तो हो जाएगा dC/dt। ये बहुत इजी हुआ। अब यहीं पर अगर मैं कहूँ कि यार 2A + 3B = 4C इज अ हाइपोथेटिकल इक्वेशन, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? बोलोगे यार अब तो मेरे को थर्ड लॉ भी लगाना होगा, क्योंकि फर्स्ट 2 लॉ में तो क्लियर हो गया है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो विद द नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद द पॉजिटिव साइन चलेगा। तो अब मुझे थर्ड लॉ भी लगाना होगा, और थर्ड लॉ क्या था कि यार जो नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड इक्वेशन में दिए हुए हैं उन नंबर ऑफ मोल्स को रेट एक्सप्रेशन में
डिवाइड करना है जिससे कि रेट इक्विवेलेंट हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं बोलूँगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या है 2, तो यहाँ पे आप कर दोगे 1/2 और इसी इज इक्वल टू माइनस 1/3। क्यों? क्योंकि 3 नंबर ऑफ मोल दिए हैं और जितने नंबर ऑफ मोल दिए हैं उनको डिवाइड करोगे तो बोलोगे डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब माइनस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आ गया है, तो आप बोलोगे इज इक्वल टू 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ और वो है N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2S3, तो आप बोलोगे इसका रेट एक्सप्रेशन माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस, अब नहीं लगेगा, 1/2 dNS3 अपॉन dt होगा। क्लियर? अब मैं कितना भी बड़ा इक्वेशन ले लूँ, अगर वो बैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ मोल आपको सामने मिलेंगे और उस नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर पाओगे। यानी किसी भी रेट एक्सप्रेशन में हमको जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं उन नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा डिवाइड करना होगा जिससे कि इक्वेशन में इक्विवेलेंसी आ जाए, इक्वेशन बराबर हो जाए। क्लियर? अब आप जब ये तरीका आपको बनता है तो आप कितने भी बड़े एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके आधार पे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक इक्वेशन बोलूँ कि यार ऐसा है कि मैं इसी इक्वेशन को N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 है। अब मैं बोलूँ कि यार इस रिएक्शन में जो प्रोसीजर है, मैं कहूँ कि रिएक्शन टेक प्लेस up to 10 seconds. Reaction take place up to 10 seconds where the concentration of ammonia is 0.04 mole per liter. Then calculate the rate of reactant components or reacting gases. सुना आपने? क्वेश्चन है, if the reaction take place up to 10 seconds where the concentration of ammonia is 0.04 mole per liter, then calculate the rate of all the components of the reaction or the rate of the reacting components. आप बोलोगे कि यार जो एक्सप्रेशन दिया है वो तो ये तय है कि इसका रेट एक्सप्रेशन माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dNS3 अपॉन dt होगा। क्लियर? तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने के पहले अमोनिया का डेटा तो सॉल्व करूँ कि अमोनिया की रेट कितनी है। तो आप बोलोगे अमोनिया की रेट, पर्टिकुलर अमोनिया की जो रेट आएगी वो तो मुझे कंसंट्रेशन दिया है 0.04 और टाइम दिया है 10। तो अमोनिया की जो इंडिविजुअल रेट है वो 0.004 मोल पर लीटर पर सेकेंड मिलेगी। अगर मेरे को ये मालूम है तो अब मैं हाइड्रोजन और अमोनिया को कंपेयर करूँगा, तब आप इतने समझदार हो कि मैथमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं बोलूँगा कि -1/3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dNS3 अपॉन dt। स्वाभाविक है, इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो माइनस dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू, या आप माइनस को भी शिफ्ट कर दीजिए तो ये 3/2 इंटू 0.004। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा कितना, 2 × 2 = 4, तो माइनस 0.006 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द इक्वेशन। क्लियर? तो आपको ये बहुत सरल लगेगा। सिमिलरली जब आपको हाइड्रोजन के लिए मालूम हो गया तो आप अमोनिया को नाइट्रोजन से कंपेयर करोगे। आप बोलोगे -dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dNS3 अपॉन dt। यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक नंबर तो दिया नहीं है,
तो सीधा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस में कर लो, कन्वर्जन कर लो, तो 1/2 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.04। जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 0.04 मोल पर लीटर इज इक्वल टू माइनस 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इनके क्वेश्चन में बहुत दम नहीं होता, बहुत सरल होते हैं। इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपको समझ अगर है, आपने थ्योरी क्लियर कर ली है, तो ये 12th के स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है जिसको आप करना पड़ो। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि मुझे रेट एक्सप्रेशन अगर क्लियर है तो मैं रेट एक्सप्रेशन को क्लियर करने के बाद रेट एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली सॉल्व कर पाऊँगा। आप इनके क्वेश्चन बुक में देखिए, और जब आप बुक में देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में बहुत कठिन नहीं है, बस रूल फॉलो करना है और उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग सभी कैलकुलेशन किए जाते हैं। जब आप उन रूल पे कंफर्म होते हो तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि यार अब मेरा ये तो क्लियर हो गया कि मैं रेट जानने लगा हूँ, मैं किस तरह के रिएक्शन पढ़नी है काइनेटिक्स में वो भी जानता हूँ, मेरे को रेट एक्सप्रेशन के बारे में भी आइडिया हो गया है और मैं रेट लिख सकता हूँ। अब ये ध्यान ये रखना है आपको कि ये चैप्टर कंप्लीटली प्रैक्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड है, इसलिए इस चैप्टर में स्टूडेंट्स एज वेल एज आवर सेल्फ टीचर्स दोनों के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ रट के कुछ करने की सोचोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है, जो नहीं दिखता वही हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो तुक्का और रटने का जो तरीका है वो काम नहीं आएगा। थ्योरी अच्छी परफेक्ट हो, जो एग्जाम्पल रिजिड है, हार्ड एंड फास्ट है, नट्स हैं, उनको तो आप याद रखोगे ही। मैथमेटिक्स है, पूरा जो डेटा है वो आप लैब में एनालिसिस कर चुके हो और आपके पास डेटा वैल्यू दे दी जाती है, आप उस डेटा वैल्यू को सॉल्व करते हो। स्वाभाविक बात है, जब हम कॉपी और बुक का यूज़ करके पढ़ रहे हैं तो हम लैब में तो डेटा वैल्यू नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे को डेटा दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो काइनेटिक्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, जिसको आप अगर परफेक्टली समझ पाए तो आगे दिक्कतें बहुत कम आएंगी। तो कोशिश करिए, इसको सीखिए, आप थोड़ा सा पढ़ाई करिए और काइनेटिक्स को सीखने की पहले कोशिश करिए। जब आप यहाँ तक सीख चुके होंगे तब हम आगे आएंगे और आगे इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म शुरू होगा, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, ऑर्डर जब सीखना है तो उसके लिए हमको एक कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट पढ़ना होता है, और ये रेट कांस्टेंट और ये ऑर्डर ही इस चैप्टर की कहना चाहिए वैल्यू देते हैं। 80% चैप्टर में पूरा कंसेप्ट इन्हीं तो पे बेस्ड होता है। ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो कैसे पढ़ा जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो अगली वीडियो पे इस पर ध्यान देंगे, सीखेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। तो आप इसको देखिए, सीखिए, लोगों को अवेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा लाइक भी करिए। ओके, थैंक यू।